अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स की पोजीशन जो है वो बता देता हूँ आपको कि लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन स्लो ही रही है, नेगेटिव रही है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी पैनिक भी था मार्केट के अंदर। कुछ रूमर्स भी लास्ट वीक के अंदर फैल रही थी कि जो जी जिनपिंग जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं है या कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मार्केट एक दिन तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। बट एनीवे वो फिर रूमर्स जो है वो सबसाइड हो गई। जो चाइनीज़ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो चाइनीज़ फ्यूचर्स तकरीबन डाउनवर्ड रहे हैं वीक ऑन वीक। 2.81% डी बार डाउन था। HRC, आयरन और कोकिंग कोल तीनों 3% के करीब नीचे आए हैं। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो वो भी प्राइसेस नीचे आई हैं, तकरीबन 5 से लेकर $6 के आसपास कमी आई है। अब जो नई ऑफर्स आ रही थी वो 525 से 30 के दरमियान सुनने में आ रही थी। इसी तरह CRC और HDG जो है गैल्वेनाइज्ड कॉइल, उसकी भी प्राइसेस के अंदर $10 की कमी आई है और अब आकर प्राइसेस हो सकता है कि स्टेबल हो जाए। कुछ इस हफ्ते क्या होता है, स्पॉट प्राइसेस क्या आती हैं वो अब देखेंगे इस वीक में कि क्या पोजीशन बनेगी उसकी। बट टाइमिंग लास्ट वीक मार्केट रुक गई थी, एटलीस्ट फर्दर नीचे नहीं जा रही थी। जो क्रैश वाली पोजीशन थी वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई थी और लोगों की अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी फ़िलहाल फर्दर आगे क्या मामला बनेंगे, किस तरफ प्राइसेस जो है वो जाएंगी, वो भी लोग असेस कर रहे हैं। तो कस्टमर भी आगे बढ़ के माल अभी एज ऑफ नाउ नहीं खरीद रहे हैं। आयरन ओर के अंदर भी कमी आई थी तकरीबन $2 की और तकरीबन $102 के आसपास मूव कर रहा है अभी। और कोकिंग कोल तकरीबन $225 के आसपास मूव कर रहा है, जो कि $10 कम हुआ है वीक ऑन वीक अगर देखा जाए तो। वियतनाम, ताइवान, जापान, हर जगह पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्ड हैं। जो इंपोर्ट के ऑफर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन है वहाँ पर। ऑब्वियसली वो चाइना का एक काफ़ी ज़्यादा असर इस पूरे खत्ते के ऊपर है। एक और जो नई न्यूज़ है वो ये कि दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट्स बिलेट्स की रिसीव हो रही हैं। अब ख्वाह वो दुबई के लिए हो या फिर फर्दर एक्सपोर्ट के लिए हो, और मेजरली जो शिपमेंट पिछले 6 महीने के अंदर बढ़ी हैं वो सैंक्शन कंट्रीज़ की मोस्टली नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर रशिया और ईरान मेनली सप्लायर्स हैं। अब आगे वो कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है, किस कंज्यूमर को जा रही है, उसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। बट ओवरऑल इंपोर्ट्स दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं पिछले 6 महीने के अंदर। अब अगर बात करें टर्की की, तो टर्की की मार्केट भी मोर और स्टेबल है, तकरीबन $1-1.5 की करीब कमी आई है वीक ऑन वीक। बट जो बुकिंग्स हैं वो स्लो पेस के ऊपर होती रही हैं। कुछ ना कुछ बुकिंग सुनने में आती रही हैं बल्क वेसल्स के अंदर स्क्रैप की, और फिनिश की सेल्स उनकी अच्छी नहीं है। रीबार भी स्टेगनेंट है अपनी जगह पर। HRC की प्राइसेस नीचे आई हैं अपना तकरीबन $7 से $10 के आसपास नीचे HRC की प्राइसेस, जिसका मतलब ये है कि फ़िलहाल जो उनकी सेल्स हैं वो ठीक से भी हो नहीं पा रही हैं। उससे भी बड़ी जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि सेमी फिनिश की इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं टर्की के अंदर, जिसका मतलब ये है कि जो ब्लैकमेल हो रहे थे वो जो स्क्रैप के हवाले से, स्क्रैप इंपोर्ट के हवाले से, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। और जो बिलेट्स के सेलर्स हैं जिसके अंदर कि चाइना है और रशिया है, वो सब एक्टिव हैं और अपना माल अभी फ़िलहाल सुनने में आया कि बड़ी अच्छी क्वान्टिटीज़ के अंदर लास्ट वीक के अंदर बेचा भी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके ऊपर स्क्रैप बाइंग का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हल्का हुआ हो। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड जो यार्ड्स वाले हैं, जो स्क्रैप यार्ड्स हैं, वो किसी तरह से भी प्राइसेस अभी नीचे करने को तैयार नहीं है और अपनी प्राइसेस पे स्टेबल है। जो टर्की की प्राइस चल रही है अभी, लास्ट जो कार्गो सुनने में आया वो नेदरलैंड से बुकिंग हुई थी 382.5 पे HMS की, और इसी तरह आप $15 ऐड कर लें उसके लिए शेडेड के लिए, तो तकरीबन 400 के आसपास बोनस और शेडेड की प्राइस सुनने में आ रही थी। तो अब देखते हैं कि आगे ख्वाह कहाँ पर मार्केट जाती है। होपफुली हो सकता है कि मार्केट यहीं पर रेंज बाउंड रहेगी। कोई ज़्यादा क्रैश भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग, क्योंकि पीछे से माल इतना मिल नहीं रहा, यार्ड्स के पास इनफ्लो नहीं है, और वही मेन रीज़न है जो कि प्राइस को सपोर्ट करती आ रही है अभी तक। अब आगे यूरोप यूके का अगर डिस्कशन किया जाए तो यूरोप यूके के अंदर भी मार्केट कोई ख़ास नहीं है, काफ़ी स्टेगनेंट सी मार्केट है। एक तो हॉलीडे सीज़न का वहाँ पर है इशू यूरोप के अंदर, और अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस भी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट जो है वो हो जाता है, टर्की माल खरीद लेता है कुछ ना कुछ, या किसी और रीजन्स के ऊपर माल की सेल हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर इतना प्रेशर अभी तक नहीं आ पा रहा है। HRC भी अभी फ़िलहाल स्टेगनेंट है वहाँ पर, कुछ बढ़ के बाइंग नहीं हो रही है और काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन है। मेजर कंजम्पशन का प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कंजम्पशन अभी तक यूरोप के अंदर बढ़ नहीं पा रही है। बट पिछले दिनों मिल्स ने अपने प्राइसेस डोमेस्टिक स्क्रैप के बढ़ाए थे क्योंकि उनको रीस्टॉकिंग करनी थी। वो सिलसिला अभी जारी है और यूरोपियन यार्ड्स को फिलहाल सपोर्ट है डोमेस्टिक मार्केट की, और दूसरा टर्की की। बाकी कंटेनर मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, सिवाय इसके कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ बाइंग ऑन एंड ऑफ कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यूरोफर जो कि एसोसिएशन है स्टील की यूरोप की, उन्होंने फिर से अपनी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको डाउनग्रेड कर दिया है। पहले ये था उनके जो असेसमेंट था कि 3.2% के हिसाब से जो है वो रिकवरी होगी। अब उन्होंने ये अभी डाउनग्रेड करने के बाद 1.5% का कह दिया है कि 1.5% के हिसाब से रिकवरी हो सकेगी 2024 के अंदर।
जिसका मतलब ये है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट वापस रिवाइव कर जाएगी, वो भी फ़िलहाल नहीं हो रही है, और जो सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं और जो सेल्स नज़र आ रही है, जो कंजम्पशन नज़र आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है। तो ये फर्दर उस चीज़ को वापस रीअफर्म करती है ये वाली बात यूरोफर की। और अगर यूएस की बात करें तो यूएस का हालात थोड़े से एचआरसी के हवाले से बेहतर हुए हैं, मार्केट बॉटम आउट हो गई है, इंक्वायरीज बढ़ रही हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक सुख का सांस लिया है एचआरसी मिल्स ने, और प्राइसेस अपने बढ़ाने की तरफ भी बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर ये चीज़ें स्टेबल होंगी तो स्क्रैप के ऊपर भी उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और उससे भी बड़ी बात ये कि यूएस के अंदर जो इम्पोर्ट्स का रेट आया है मई का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इन द सेंस के इम्पोर्ट्स काफ़ी कम हुई हैं, तकरीबन 25% डाउन थी जून के अंदर इम्पोर्ट्स एज़ कम्पेयर टू मई, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद फिनिश अगर इम्पोर्ट कम होगा, डंपिंग कम होगी, तो लोकल मिल्स को भी एक रूम मिलेगा अपनी प्राइसेस भी बढ़ाने का और ज़्यादा सेल करने का। और इसके अलावा उसी का इम्पैक्ट जो है स्क्रैप के ऊपर भी आएगा, स्क्रैप की भी कंजम्पशन और जो आप प्राइसेस देख रहे हैं ये बेहतरी की तरफ आ रही है। उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर इम्पोर्ट्स फिनिश की कम हुई है, जिसकी वजह से लोकल डिमांड ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से अब स्क्रैप को वहाँ पर सपोर्ट रहेगी किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा अगर एचआरसी की वहाँ पे बात करें, वो मैंने बता दिया आपको पूरा ओवरऑल की क्या सिनेरियो है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही हैं यूएस के अंदर। मिल्स भी अपने आप को रीलिक्विड भी कर रही हैं, कुछ न्यू मिल्स भी वहाँ पर आ रही हैं जो कि सिर्फ फोकस कर रही हैं अपने सोलर प्लांट्स जो लगने हैं अभी, और जो सोलर की इंस्टॉलेशन होनी है उसके लिए, और जो विंड की इंस्टॉलेशन होनी है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी सारा स्टील सेक्टर और ऑटोमेटिकली अपने आप को कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर लेके जा रहा है, जिसके अंदर मेनली विंड और सोलर नज़र आ रही हैं एज ऑफ नाउ। तो उसके कुछ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साइन भी किए हैं मिल्स ने सोलर कंपनीज़ के साथ। वो साइन करने के बाद अब एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इस मार्केट में, जिसको यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ पे जो ट्यूब बनाने वाली मिल्स हैं या जो चैनल्स वाली मिल्स हैं वो रेडी बैठी हैं, और वो फोकस कर रही हैं कि हम अपनी एक्सपेंशंस भी करें और जो सप्लाई करनी है वहाँ पर वो उनकी तरफ से जाए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहा है यूएस के मार्केट के अंदर, जो कि ओवर द ईयर्स हम लोगों को नज़र आएगा, बेहतरी नज़र आएगी उसके अंदर स्टील सेक्टर में, इनकी कंजम्पशन के अंदर। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, कि जहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी सी कदरे बेहतर है, पिछले 7-8 दिन एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, उससे पहले कुछ बल्क बुकिंग हुई थी, बट पिछले हफ्ते अब कोई बल्क बुकिंग सुनने में नहीं आई, बट उनकी इंक्वायरी है। उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया से जो रेगुलर माल जा रहा था वहाँ पर उसके फ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से फिजिबिलिटी आउट होती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि उनको अदर रीजन्स की तरफ देखना पड़ेगा और कहीं और से माल अरेंज करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन सेक्टर, स्टील सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशानी की बात है कि वो अपने ऑर्डर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और खासा उनका फ्रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है अभी पिछले दिनों के अंदर। तो अब ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस क्या होंगे बांग्लादेश के, वो भी देखना है कि क्या आया यूरोप की तरफ आएंगे वो लोग, या फिर मिडल ईस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर जो बाकी कंट्रीज हैं। क्योंकि प्रॉब्लम मेन ये है कि सिंगापुर, मलेशिया और हांगकॉन्ग, वहाँ से भी फ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं पिछले दिनों के अंदर, वो ऑलरेडी फिजिबल नहीं थे रीजन्स। तो आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि मेजरली फोकस उनका फिर दोबारा से बल्क की तरफ जाएगा, और बल्क पर उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अभी ऐसा होता हूँ। बाकी जो मेजरली यूएस स्क्रैप प्राइसेस को सपोर्ट मिलती रही है, वो मेनली उसमें से एक पार्टिसिपेंट बांग्लादेश भी था जिसने काफ़ी बल्क खरीद के सपोर्ट किया, और दूसरा बेसिकली टर्की था। तो अब देखते हैं कि आगे बांग्लादेश की मार्केट किस तरफ मूव करती है, बट हालात थोड़े से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। इंडिया के अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट है, अभी तक स्लो डाउन चल रहा है, सेल्स नहीं हो पा रही हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ शॉर्ट्स एक स्पैन आया था पिछले हफ्ते के अंदर जिसके अंदर प्राइसेस रिबाउंड होना शुरू हुई थी और लोग फिर से एक्टिव होना शुरू हुए थे, बट वो 1-2 दिन का था। अब दोबारा से इस हफ्ते देखना है कि क्या सिचुएशन बनती है, बट लोगों की काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में राय है कि शायद हफ्ते 10 दिन के बाद मार्केट वापस दोबारा से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अर्से से एक तो गैप है, दूसरा पोस्ट मॉनसून एक्टिविटी वहाँ पर निकलनी चाहिए, काफ़ी अर्से से एक्टिविटी नहीं हुई है। तो उस एक्टिविटी को अगर एनालाइज किया जाए तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बाइंग होना शुरू हो जाए, कुछ ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन भी लेना शुरू कर दी है, कुछ बल्क बुकिंग भी सुनने में आई है कि वहाँ पर इंडिया के अंदर हुई है। 2 वेसल्स तकरीबन बुक हुए थे, 2 हफ्ते पहले ही हुए थे बेसिकली। उनमें से एक वेसल एक ट्रेडर का था जो कि पोजीशन ली है उन्होंने, और वो बाद में माल बेचना चाहेंगे क्योंकि वो असेस कर रहे हैं कि गैप क्रिएट हो चुका होगा इंडियन मार्केट के अंदर, काफ़ी अर्से से उन्होंने बुकिंग नहीं की है। तो अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट किस तरफ मूव करती है, बट ओवरऑल अभी फ़िलहाल कोई हालात ऐसे नहीं है। कंटेनर्स के अंदर वो खरीद नहीं पा रहे माल, क्योंकि कॉम्पिटेटिव नहीं है किसी भी तरीके से, जो ऑफर्स आ रही हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस दे रहे हैं। अब करते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस आ रही थी शरीट की, वो तकरीबन 427 से लेकर 433 तक की आ रही थी, और जो बुकिंग हुई है वो भी तकरीबन 427, 28, 30
32 इस तरीके से बुकिंग होती रही है लास्ट वीक में। कोई खास चेंज नहीं है मार्केट के अंदर, मार्केट बिल्कुल स्टेबल है और सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस मेंटेन रखें, बट कस्टमर्स का यही कोशिश है कि थोड़ा सा पुश किया जाए और प्राइसेस को नीचे लाया जाए, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं रही। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि डोमेस्टिक मार्केट साथ नहीं दे रही थी, कुछ यूटिलिटी बिल्स भी आ रहे हैं अभी इस हफ्ते के अंदर, और सेकेंडली जो उनकी फिनिश की सेल्स हैं उसके अंदर कोई इजाफा, कोई किसी किस्म का इम्प्रूवमेंट नहीं आई है देखने में, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर है कस्टमर्स यहाँ पर अभी पाकिस्तान के अंदर। और उससे भी बड़ी जो रीज़न बनी हुई है उसको स्लो डाउन होने की स्टील सेक्टर के, वो उसका कुछ अमल दखल जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री से भी है, क्योंकि सीमेंट एसोसिएशन ने जो है वो ऑलरेडी बॉयकॉट किया हुआ था, और जो है वो इनके एसोसिएशन के जो टैक्स रूल्स आए नए नए लास्ट बजट के अंदर उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से सीमेंट की डिलीवरीज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से स्टील के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। वो हो सकता है कि मामला होपफुली हल हो जाएगा, जिसके बाद स्टील की डिमांड जो गैप क्रिएट हुआ है उसके लिए अचानक से डिमांड आएगी और उसके बाद होपफुली मार्केट में एक पॉजिटिविटी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसी तरह जो बाला और स्क्रैप की पोजीशन थी वो भी सॉफ्ट रही है लास्ट वीक के अंदर, बट होपफुली अगले हफ्ते जिस तरह से मानसून का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि मानसून एक तो तबाही हुई है दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, काफ़ी ज़्यादा फ्लड सिचुएशन है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड सिचुएशन है, और पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं उसने लोहे के कारोबार को काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया हुआ है। होपफुली जैसे जैसे बारिशें रुकेंगी और मौसम बेहतर होगा तो दुनिया भर के अंदर भी हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान के अंदर भी हालात में बेहतरी आएगी होपफुली। तो अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।